नमस्कार साथियों। कैसे हैं सब लोग। थोड़ा सा गैप हो गया यहाँ पर, वीडियो नहीं डाल पाए। चुनाव का काम चल रहा था, थोड़ा बिजी हो गए थे उधर पे। ठीक है। आपके साथ अपने चुनाव के एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, खट्टे मीठे एक्सपीरियंस की। चुनाव कितना बड़ा जो लोकतंत्र का हमारा पर्व होता है, वो कितना चैलेंजिंग है सरकार के लिए। कैसे हम लोग कराते हैं उसको निष्पक्ष, ये थोड़ा सा अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा किसी भी। चलिए, आज देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम क्या है। ठीक है। मैंने पिछली बार लेक्चर में आपसे बात की थी अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के बारे में, लेकिन आज चर्चा करेंगे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर नदियों से संबंधित 2 से 3 सवाल मैचिंग में या डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो पहले समझ लें नदियाँ किसे कहते हैं। तो नदियों का तात्पर्य होता है गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बहने वाला जो जल प्रवाह होता है। ठीक है ना, उसको नदियाँ कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, जल प्रवाह हो रहा है। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल का भी इसमें प्रभाव है। ठीक है, तो इसको नदियाँ कहते हैं। इस पे ढाल का प्रभाव भी आएगा, चट्टान का प्रभाव भी आएगा और गुरुत्वाकर्षण बल का भी आएगा। लेकिन एक परिभाषा दी जाती है कि गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन जब प्रवाहित होता है एक निश्चित सीमा के अंदर, ठीक है ना, जल नदियाँ कहलाते हैं। आगे देखते हैं। अब निश्चित वाहिकाओं, वाहिका का मतलब क्या हुआ। मान लीजिए ये है, ये एक वाहिका होगी, मतलब इसी के अंतर्गत ही जल बहेगा अब। ठीक है। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से होने वाले जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं, तो इसको अपवाह कह दिया हमने। ठीक है। वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। तो कई इसी प्रकार से नदियों का जल आ रहा होगा, तो ये सब जो है इसको अपवाह तंत्र कहते हैं। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहां के भौगोलिक समय या भूवैज्ञानिक समय, मतलब समय के साथ, क्योंकि तब नदियां तो कई हजारों लाखों साल से है ना, परिवर्तन हो रहा है उसमें। तो समय, चट्टान वहां कैसी पाई जाती, कठोर है और थोड़ा सरल स्वभाव की चट्टान है, ढाल कैसी है वहां पर, और जल की मात्रा नदी में कितनी है उस पर भी निर्भर करता है। ठीक है। तो अपवाह तंत्र किन किन पर निर्भर करता है। समय, चट्टान, संरचना, ढाल, जल की मात्रा, इन सब पर निर्भर करता है। नदी जिस क्षेत्र विशेष से अपना जल लाती है उसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। तो जिस क्षेत्र से लाती है, मान लीजिए ये नदी है, इधर से उसका उद्गम स्थल है, तो इधर से भी जल ला रही है, फिर इधर से कई नदियां उसमें मिल जाती हैं, अपना जल इसमें छोड़ देती है, ये भी ला रही है। ये पूरा जो एरिया है ना, कैचमेंट एरिया कहलाएगा। जबकि किसी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं, रिवर बेसिन। ठीक है। अब देखिए रिवर बेसिन समझिए, ये नदी अब बह गई, मुख्य नदी है, इसमें सहायक नदी आ गई, एक यहाँ मिल गई, एक यहाँ मिल गई, एक यहाँ मिल गई, एक ये मिल गया, एक इधर मिल गई। तो ये जो पूरा क्षेत्र कहलाएगा वो रिवर बेसिन कहलाएगा। ठीक है। ये सब, और इसका नाम क्या होगा, मुख्य नदी के नाम पर होगा। जैसे गंगा नदी में यमुना मिलती है, घाघरा मिलती है, गंडक, लेकिन क्या बोलेंगे उसको, गंगा नदी तंत्र या गंगा अपवाह द्रोणी, गंगा रिवर बेसिन। ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरे अपवाह द्रोणी से एक ये शब्द देख लीजिए जरा, जल विभाजक क्या होता है। ठीक है। जल संभर ये गलत लिखा हुआ है, जल विभाजक समझते हैं। अब देखिए देखिए, अ, अरावली पर्वत है जैसे ये। ठीक है। अरावली पर्वत के इस तरफ से आपके साबरमती निकलती है, लूनी नदी निकलती है, लूनी है, ये साबरमती है निचले वाले हिस्से में, और इधर पे आपकी चंबल नदी निकलती है, और भी कई छोटी छोटी नदियां हैं। ठीक है। अब ये देखिए, ये अरावली पर्वत है, ये बीच में चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। जो इस तरफ की पश्चिम की जो इधर वेस्ट वाली नदियां हैं और जो ईस्ट वाली नदियां, इनको आपस में मिलने नहीं देता। ईस्ट का जल ईस्ट में रहता है, वेस्ट का जल वेस्ट में रहता है। तो ये जल विभाजन कर रहा है दोनों क्षेत्र का। ठीक है। इसको जल विभाजक कहते हैं। और नदी द्रोणी का आकार जल संभर की अपेक्षा काफी बड़ा होता है। ठीक है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जब इसको जरा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को बेसिन कहते हैं, तो इसको तो हमने बता दिया, बेसिन हो गया। ठीक है। जबकि छोटी नदियों और नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहते हैं। अब जैसे देखिए, ये तो हो गया जल विभाजक बड़ा वाला। ठीक है, बड़ी बड़ी नदियों का जल विभाजक। अब लूनी की भी कई सहायक नदियां होंगी, छोटी छोटी, ऐसे जो बना, जो बरसाती नदियां होंगी, ये वाला जो क्षेत्र हो गया, इसको जल संभर कह देते हैं। ठीक। ये पूछा नहीं जाएगा, जल विभाजक इंपॉर्टेंट है, बस समझने के लिए है।
अपवाह प्रतिरूप देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जालीदार प्रतिरूप है। अपवाह प्रतिरूप का मतलब समझ रहे हैं? जब नदियों में कई प्रकार नदियां मिलती हैं तो हम आसमान से देखेंगे, एरियल व्यू से। आप मान लीजिए ऊपर से सैटेलाइट से देख रहे हैं तो कैसे आपको दिखाई देगा, हवाई जहाज से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, वही चीज है यहाँ पर बताई गई। तो जालीदार प्रतिरूप ट्रेलिस, ये मान लीजिए मुख्य नदी है, ठीक है, इससे समांतर क्रम में कई नदियां छोटी छोटी आके मिल रही है, एक दो तीन, एक दो तीन, तो ये एक जालीनुमा संरचना बनाती है, जालीदार प्रतिरूप हो गया। बच्छाकार प्रतिरूप, चित्र से समझिए, ये देखिए मुख्य नदी है, ठीक है, इससे अन्य नदियां आ रही हैं, ये देखिए मिल रही है, ये मिल रही है, इसमें भी कई नदियां आके मिल रही हैं, ऐसे ऐसे, तो पेड़ की शाखा के समान है इसमें, तो इसको बच्छाकार प्रतिरूप कह देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आयताकार प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप का मतलब होता है कि जैसे मुख्य नदी है, ये देखिए आपको मुख्य नदी है, तो इस पे समांतर क्रम करके इस तरीके से नदियां आकर मिलती है, तो ये हो गया आयताकार। एक छोटे छोटे टुकड़ों में एक आभासी आयत टाइप का बन रहा है, ठीक है, इसको हम मिला देंगे ऐसे ऐसे, इसको ऐसे ऐसे मिला दे तो ये आयत टाइप का बन रहा है, तो आयताकार प्रतिरूप हो गया। ठीक है, आगे अधिप्रतिरूप रेडियल पैटर्न। अब ये देखिए, ये जैसे एक पर्वत की तरह उठा हुआ है, ठीक है, यहाँ से नदियां निकल रही हैं, बरसाती नदियां हो सकती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, एक सेंटर है, चारों तरफ नदियां निकल रही हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं अधिप्रतिरूप रेडियल पैटर्न। ठीक है, अब मान लीजिए एक यहाँ पर तालाब हो और चारों तरफ नदियां आ रही हो, ठीक है, तो ये भी रेडियल पैटर्न है। बस ये है कि इस वाले में नदियां बाहर की ओर जा रही हैं, इस वाले में नदियां अंदर की ओर आ रही हैं। वलयाकार प्रतिरूप, वही चीज है जो ऊपर अभी मैंने बताई, बस ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी चट्टान के चारों तरफ मान लीजिए एक ऐसी नदी आई, ऐसे बही, चारों तरफ चक्कर लगाया इसने, फिर ऐसे करके फिर ऐसे निकल गई, तो ये वलयाकार प्रतिरूप का उदाहरण है। ये देखिए, इस संरचना के वलय के रूप में इसने काम किया। आगे चलते हैं, पैरेलल पैटर्न समांतर प्रतिरूप क्या होता है। जैसे मुख्य नदी है, थोड़ा सा बोरियत लग रहा होगा ना, बोरियत है ही, मैंने भी जब पढ़ा था तब बड़ा बोरियत लगता है, लेकिन इसको समझना जरूरी है। कारण क्या है ना कि कभी कभी कथन कारण ये पूछ लेता है, अगर आपने इसको समझा नहीं होगा, थोड़ा सा आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, क्योंकि ये फ्री के नंबर होते हैं, ये दो तीन क्वेश्चंस के, और इन पर आप कम से कम प्री क्वालिफाइड कर सकते हैं, सेफ जोन में जा सकते हैं, नहीं तो आपके ऊपर प्री की तलवार लटकती रहेगी, क्वालिफाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, कभी आंसर ज्यादा सही हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, इस टाइप की चीजें होती रहती हैं, इसलिए ये समझना जरूरी है। ठीक है, और कमेंट करिएगा अगर नहीं समझ आता, फिर दोबारा से प्रयास करेंगे इस पे। अब जैसे मैं बता रहा था समांतर प्रतिरूप, ये मुख्य नदी हो गई, अब एक इधर से नदी आके मिल गई, एक इधर से आकर मिल गई, एक इधर से मिल गई, एक इधर से मिल गई, ठीक है, तो देखिए समांतर क्रम में ये आकर मिल रही है, ठीक है, तो ये समांतर प्रतिरूप हो गया। ठीक, और थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएंगे, मान लीजिए और घनाकार हो जाए, ऐसे 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 ऐसे, तो यही ट्रेलिस हो जाता है, मैंने बोला था जालीदार प्रतिरूप। ठीक है ना, बहुत वो नहीं, बारीक सा अंतर है, बस नाम अलग अलग है। परनुमा या पंखनुमा, ये देखिए मुख्य नदी है ये, इसमें कई नदियां आकर मिल गई हैं पंख के आकार में, ये इसकी सहायक आई, इस वाली सहायक में मिल गई, फिर ये, तो ये देखिए पंखनुमा हो गई। इसी में थोड़ा सा और ऐसे ऐसे हो जाता, तो ये आपकी पेड़ की शाखा की तरह लगने लगती, फिर अच्छा का प्रतिरूप हो जाता। छोटी छोटी चीजें हैं। नदी द्रोणियां रिवर बेसिन को हम मुख्यतः तीन भागों में बांट लेते हैं। प्रमुख नदी बेसिन, ऐसी नदी बेसिन जिसमें 20,000 किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्र शामिल हो, 20,000 स्क्वायर किलोमीटर, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये सब। मध्यम नदी द्रोणी, जिसमें 20,000 से लेकर 2,000 तक हो, और लघु नदी द्रोणी 2,000 किलोमीटर से कम का क्षेत्र हो। ये आप बस एक बार देख लीजिए, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है बहुत, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि तीन टाइप के द्रोणियों में हम बांट सकते हैं चीजों को। इसको थोड़ा समझने, इसके शब्द इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द है ना, वो है आपका पूर्ववर्ती, ठीक है, और फिर एक है क्रमवर्ती और एक है अक्रमवर्ती, तीन शब्द ही सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ, और कुछ नहीं, लेकिन समझेंगे थोड़ा सा, एक नजर सब में डालेंगे।
क्रमवर्ती का मतलब होता है प्रादेशिक ढाल का अनुसरण। कोई भी नदी हो जब पहली बार बनेगी वो प्रादेशिक ढाल के अनुरूप का पालन करेगी, क्योंकि जल जो है ना, जहाँ ढाल होती है उसी ओर बहता है। तो प्रादेशिक ढाल का अनुसरण पहली बार वो करेगी ही करेगी। कोई भी नदी जब पहली बार बनेगी तो क्रमवर्ती ही होगी। ठीक है। फिर उसमें समय के साथ उसका पानी कितना है, उसका वेग कितना है, फिर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। इसको कई भागों में बांटा, अनुवर्ती, परिवर्ती, प्रत्यानुवर्ती, नवानुवर्ती, सिक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट। जैसे ये मुख्य नदी है अनुवर्ती, ठीक है ना, तो मतलब पहले जब पहली बार बनी ये नदी तो अनुवर्ती हुई और अपने ढाल का अनुसरण किया। अब इसी से एक सहायिका इससे 90 डिग्री पे आकर इससे मिल गई, इसको परिवर्ती कहते हैं। इसी सहायिका से अनुवर्ती नदी के विपरीत एक नदी उसकी सहायिका में मिल गई, तो इसको प्रत्यानुवर्ती कहते हैं। और एक जो नदी इसकी सहायिका, मुख्य नदी की सहायिका नदी में इसी ढाल के अनुरूप मिली, इसके समांतर क्रम, तो नवानुवर्ती हो गई। सिंपल। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये पूछा नहीं जाता, ठीक है। क्रमवर्ती शब्द बस याद रखिएगा। अब आ जाए अक्रमवर्ती। अक्रमवर्ती, ठीक है। अब मान लीजिए नदी बहने लगी, ठीक है, तो ये प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती। मान लीजिए ढाल ऐसे गया है, ठीक है, इस तरफ बहना चाहिए जल, लेकिन इस तरफ न बहकर जल ऐसे ही जा रहा है, क्योंकि सदियों से ऐसे बह रहा है। मतलब ऐसी नदियां जो अपने मार्ग का परिवर्तन नहीं करती हैं ढाल के अनुरूप, ठीक है, तो उसको अक्रमवर्ती बोलते हैं। इसमें मुख्य जो नदी है वो पूर्ववर्ती नदी है, ठीक है, ये वाले। अब इसमें देखिए ये है मुख्य नदी, ठीक है, ये जा रही है, ये इसका मतलब बहने का क्रम है। कल के दिन भविष्य में ऐसा हुआ कि यहाँ पर जो चट्टान थी वो उठ गई, एकदम से तो उठेगी नहीं, धीरे धीरे उठेगी। लेकिन अब नदी को अपना मार्ग बदलना पड़ेगा क्योंकि अवरोध पैदा हो गया। लेकिन अगर नदी में वेग है, जल है, तो इसको धीरे धीरे काटती भी रहेगी, और काट के यही रास्ता अपना बराबर बनाए रहेगी। तो मतलब इसका जो पुराना रास्ता था उसी रास्ते में ही बहेगी, तो इसको पूर्ववर्ती कहते हैं, एंटीसीडेंट। अध्यारोपित का मतलब क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे तब बहुत समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए प्रायद्वीपीय भारत को आपने देखा, तो अब प्रायद्वीपीय भारत था जब शुरुआत में, ऐसे प्रायद्वीपीय भारत हमारे, तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां थी वो ऐसे बहती रही होंगी, ठीक है। लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि जब प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण अफ्रीका से अलग हुआ और यहाँ पर खूब लावा वा जम गया, ठीक है, लावा वा जम गया, तो ये सब नदियों की जो घाटी वो बंद हो गई, ठीक, ये सब घाटियां बंद हो गई। लेकिन समय के साथ पानी बरसा, फिर पानी का वेग बढ़ा, तो इसको इसने फिर काट दिया। उसी जो पुरानी वाली नदियों का मार्ग था उसी वाले मार्ग को इसने फिर बना दिया, तो इसको अध्यारोपित कहते हैं। मतलब एक रास्ते पर वो बंद हो गया था, फिर दोबारा उसी रास्ते पे आ गया, तो अध्यारोपित हो गया, है ना, वही घाटी क्रम दोबारा से बन गया। इससे हम समझ सकते हैं अध्यारोपित चीजों को। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शब्द जो है वो आपका पूर्ववर्ती, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारतीय अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक हिमालयी अपवाह तंत्र, जिसमें सिंधु अपवाह तंत्र है, गंगा ब्रह्मपुत्र का अपवाह तंत्र है, और दूसरा जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां। राज्य भारत को हम दो भागों में बांट लेंगे ना, क्योंकि जो इस हिस्से में गिरती होंगी नदियां उनको भी देखना जरूरी है, जो इस हिस्से में गिरेंगे उसको देखना जरूरी है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल की खाड़ी में नदियां क्यों गिरती हैं, ठीक। एक्चुअली में इस तरफ ढाल है, तो सारी नदियां इसी तरफ आती हैं, ढाल का अनुसरण करती हैं, तो कौन सी नदियां होंगी क्रमबद्ध, गंगा भी क्या हुई, क्रमबद्ध हुई, है ना। लेकिन हिमालय में जहां से गंगा जी निकलती हैं वहां पर मान लीजिए चट्टान उठ रही है और उधर पे ऐसे ऐसे बह रही है गंगा जी, तो यहाँ पे अगर उठेंगी भी ना तो इधर पे चट्टान काट के अपना ही रास्ता बना के रखेंगे, तो हिमालय में क्या हो जाती है, वही नदी पूर्ववर्ती हो जाती है। तो ये तो सिचुएशन बेस्ड सवाल है, कहाँ पर पूछा गया है, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ताकि हम, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत बोरिया टाइप का आपको लग रहा होगा, है ना। तो हिमालय अपवाह तंत्र को थोड़ा सा समझेंगे और उनसे संबंधित चीजों को समझेंगे। इससे सवाल जरूर पूछा जाता है, ठीक। ठीक है, तो नमस्कार, ठीक है। कल मुलाकात होती है आप नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है।